हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें 12th का, जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो पहले हम समझेंगे कि मैट्रिसेस बेसिकली क्या होता है। मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स जो होता है ना, इसका प्लूरल होता है मैट्रिसेस, मीन्स एक से ज़्यादा मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स क्या होता है और क्यों पढ़ते हैं हम, ठीक है, तो थोड़ा सा वो समझ लेते हैं हम। आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, सेट थ्योरी, ठीक है। तो सेट क्या होता है, इसका यूज, सेट का यूज और मैट्रिक्स का यूज लगभग एक जैसा है। सेट क्या होता है, सेट बिग डेटा को एक साथ रखने का तरीका होता है ना। ज़्यादा डेटा है आपके पास तो आप सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सेट के फॉर्म में रख सकते हो। फिर उस फॉर्म में आपके लिए उस पर ऑपरेशंस वगैरह करना इजी हो जाता है, उसको रिप्रेजेंट करना इजी हो जाता है ना। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स भी उसी तरह की चीज़ है। मैट्रिक्स में भी क्या होता है कि बिग डेटा, मतलब कि बहुत सारा डेटा है, उसको आपको लिखना है ना, इजीली लिखना है, रिप्रेजेंट करना है या फिर उस पर ऑपरेशंस करना है ना, तो मैट्रिक्स का यूज होता है। ठीक है, दोनों एक जैसी चीज़ है मतलब यूज करने में, बट ऑपरेशंस दोनों पे अलग तरीके से होती है। सेट पे अलग तरीके से ऑपरेशंस होती है, मैट्रिक्स पे अलग तरीके से ऑपरेशंस होती है। सेट पे आपने देख ली होगी 11th में, आज हम मैट्रिक्स देखते हैं। देखो, सबसे पहले कि आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ी। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिया कि स्टूडेंट, सपोज हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी, तीनों ने अलग अलग मार्क्स ऑब्टेन किए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो उसको कैसे लिखोगे, स्टूडेंट ए ऑब्टेन्ड 20 आउट ऑफ 50 में अज्यूम कर लेता हूँ, 20 मार्क्स इन फिजिक्स and 28 in mathematics and 25 in chemistry। ओके, फिर स्टूडेंट बी की मैं बात करूं और फिर स्टूडेंट सी की मैं बात करूं। बी ने सपोज कितना ऑब्टेन किया है, फिजिक्स में इसने सपोज ऑब्टेन किया है 30 मार्क्स, मैथ्स में सपोज इसने ऑब्टेन किया है 28 मार्क्स और केमिस्ट्री में इसने ऑब्टेन किया है 35 मार्क्स। ओके, स्टूडेंट सी की बात करूं, सपोज इसने 40 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, फिजिक्स में 42 ऑब्टेन किए हैं, मैथ्स में और केमिस्ट्री में 45 ऑब्टेन किए। ओके, ये 3 स्टूडेंट्स हैं। तो आप डेटा को कैसे लिखोगे, कुछ इस तरह से लिखोगे अगर आपके पास मैट्रिक्स नहीं है या मैट्रिक्स के साथ आप फेमिलियर नहीं है तो। अच्छा, उसके बाद एक तो लिखना हो गया इतने सारे डेटा को, इससे भी बड़ा डेटा हो सकता है, मैंने बहुत छोटा डेटा लिया है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन करना, सपोज आपको कि इन सब का एडिशन करना है, इन सबको नॉर्मलाइज करना है ना, कि जो ये सारे मार्क्स जो हैं ये आउट ऑफ 50 है। ठीक है, आप सपोज टीचर हैं और आपको इंटरनल मार्क्स भेजने आउट ऑफ 20, तो आप क्या करोगे, डेटा को स्केल करोगे, है ना। 50 में ये मार्क्स हैं तो 20 में कैसे करने हैं, तो आप एक एक डेटा को स्केल करोगे, तो वहां पे भी मैट्रिक्स आपके लिए इजी हो जाएगी स्केल करने के लिए, है ना। तो इस तरह की ऑपरेशंस और इस तरह के डेटा को रखने के लिए मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो देखो कैसे इसको हम लिख सकते हैं। मैंने लिया स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, दिस इज फिजिक्स, दिस इज मैथमेटिक्स, दिस इज केमिस्ट्री। तो देखो ए के कितने मार्क्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, 22, 28, 25, 22, 28, 25। ओके, 30, 28, 35, 30, 28, 35, देन 40, 42, 45, 40, 42, 45। देखो, है ना, पहले आपने ऐसे लिखा था डेटा को, फिर आपने ऐसे कर दिया, है ना। तो देखो कि बहुत इजीली, बहुत कम स्पेस में डेटा आ गया, है ना। अब इस पे ऑपरेशंस करनी है कि सपोज आपको स्केल करना है कि 20 में कितने मार्क्स दे सकते हैं हम, 50 में इतने मार्क्स है ना, तो इसको स्केल करना है 20 पे, तो कैसे करोगे।
बहुत इजीली हो जाएगा है ना, इंटू 2/5 कर दोगे है ना, या इंटू 20/50 कर दो या 2/5 करो, एक ही बात है ना। पूरी मैट्रिक्स को कर दोगे तो आपको सारे डेटा एक साथ कन्वर्ट हो जाएगा उसमें है ना। तो इस तरह से मैट्रिक्स की ज़रूरत अब पड़ती है हमें, ठीक है। इस तरह से मैट्रिक्स का यूज होता है, ठीक है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, तो ये जो बन गई ना मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं ना। तो ये जो है ना, ये क्या है, ये रोज हैं मैट्रिक्स की, रो 1, रो 2, रो 3, these are rows of matrix, these are columns of matrix, this is column 1, this is column 2, this is column 3, ओके। तो ये कॉलम है मैट्रिक्स के, ये रोज है मैट्रिक्स की, और ये अंदर जो है ये क्या है, ये क्या है, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो इस मैट्रिक्स में कितने रो है, कितने कॉलम है, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा पता है, ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3, अभी हम देखेंगे ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह से मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को जनरली, इस मैट्रिक्स को कोई नाम देना है तो मैं जनरली कैपिटल लेटर से दूंगा, जैसे हम सेट में देते थे, सेट को भी हम नाम जो देना होता था वो कैपिटल लेटर से देते थे, ठीक है। तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर एरे, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर एरे है। इससे छोटा मुझे एरे लेना है तो मैं ऐसा ले सकता हूँ, A B C D E F, है ना, रेक्टेंगुलर एरे हो गया। इसमें कितनी रो है, इसमें कितने रो है, 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं, 1 2, 3 रो है, 2 कॉलम है, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर्स, कितने नंबर हो जाएंगे इसमें, गिन लो कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। सीधा भी आप बोल सकते हो कितनी रो है, 3, कितने कॉलम्स है, 2, 3 इंटू 2 6। सो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर्स विच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। ये जो एंट्रीज है ना, ये एंट्री क्या हो सकती है, रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बन जाएगी, अदरवाइज रियल मैट्रिक्स बनेगी। इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड रोज, है ना। रो क्या होती है मैंने आपको बता दिया, एंड वर्टिकल लाइंस कॉल्ड कॉलम्स, कॉलम्स क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n रिटर्न एज m क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट। और मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है, इसके बीच में रोज या कॉलम्स होंगे, ऐसे भी लिखा जाता है, इसके बीच रोज या कॉलम्स होंगे, और इसके बीच ऐसे भी लिखा जाता है। इसका जनरली डिटर्मिनेंट को इस तरह से लिखा जाता है, मैट्रिक्स को जनरली इन 2 तरीकों से लिखा जाता है, ओके। अब आएंगे अपन ऑर्डर पे। जैसे ये मैट्रिक्स है ना, तो देखो ये क्या है, ये एक रो है मैट्रिक्स का, ये रो है, ये रो है, ये रो है, इस तरह से कितने रो बन रहे हैं देखो, फर्स्ट सेकंड से m तक, तो इसमें m रोज है। कॉलम्स कितने हैं, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, n कॉलम्स है इसमें, है ना। तो अगर किसी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है तो उसका ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है m क्रॉस n, ओके। क्या होता है, रो क्रॉस कॉलम, है ना। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रोज क्रॉस कॉलम्स, है ना, ओके। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called matrix of order m cross n simply by m cross n रेफरिंग द मैट्रिक्स। ये आपके पास कुछ मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा, देखो कितनी रोज है, 1 1 2 3, 3 रोज है, कॉलम्स कितने 2, तो 3 क्रॉस 2। इस रो मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो दिस इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, 2 रो है और 3 कॉलम्स है, सो दिस इज 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ओके। We have 3 cross 2, 3 cross 3 and 2 cross 3 matrix. Observe that the 3 elements कितने हो जाएंगे, देखो 3 into 2 एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 into 2 equal to 6,
एलिमेंट्स के लिए क्या करोगे, रोज इंटू कॉलम्स कर दोगे, 6 हो जाएंगे। इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 इंटू 3 9। इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 इंटू 3 6 होंगे। ओके, इन जनरल मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है। सपोज कोई आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर एक जनरल जो एलिमेंट होगा ना उसको ऐसे लिखा जाएगा ए आई जे, है ना। ए आई जे क्या मतलब होता है, अगर m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो, ठीक है। ए आई जे का मतलब होता है ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब यहां जो पहला एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, A11, है ना, क्योंकि ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, और ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है। ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, तो A11 हो जाएगा, है ना। I क्या है, I है रो, और J क्या है, कॉलम है। I क्या है यहाँ पे, I है रो, और J क्या है, J है कॉलम, है ना। तो I1 और इसका नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा 1, नंबर ऑफ कॉलम 2, तो A12 हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ रो 1 और नंबर ऑफ कॉलम 3, तो A13 हो जाएगा। इसकी बात करें तो रो कौन सा है, सेकंड रो है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, तो A21 हो जाएगा, है ना। तो इन जनरल AIJ लिखा जाएगा, AIJ में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो फिर I कहाँ से कहाँ तक जाएगा, I जो है आपका वो 1 से लेके टोटल कितनी रो है m, तो m तक जाएगा, और जो j है वो भी 1 से लेके टोटल कितने कॉलम है n, तो n तक जाएगा। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज एट 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। किसी भी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है मैट्रिक्स का। देखो मैं पहले ये क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ बेसिक आपको बता देता हूँ। सपोज एक मैट्रिक्स मेरे पास ये है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, ओके, और भी लें क्या, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है। इतनी काफ़ी है समझने के लिए। देखो इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो है 2, कितने कॉलम्स है 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 3। इसमें कितनी रो है 2, कॉलम्स कितने 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। इसमें कितने रो है 3, कॉलम्स है 2, तो 3 क्रॉस 2। इसमें कितने रो है 2 और कॉलम 1 है, तो 2 क्रॉस 1। इसमें कितनी रो है 1 और कॉलम से 3, तो 1 क्रॉस 3। आगे समझ में। इनका मल्टीप्लिकेशन करते जाओगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, इसमें एलिमेंट्स होंगे 2 इंटू 3 6। इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे 2 इंटू 2 4। इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे 3 इंटू 2 6। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 2 इंटू 1 2। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 1 इंटू 3 3। आया समझ में। तो देखो 6 एलिमेंट्स कब थे, जब 2/3 मैट्रिक्स है या 3/2 मैट्रिक्स है। और भी तरीके हो सकते हैं, है ना। मतलब कि एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, उसके बराबर होते हैं एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स किसके होते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स के। आया समझ में। m इंटू n होता है एलिमेंट्स, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है इज इक्वल टू m क्रॉस n। आया समझ में। m क्या है, नंबर ऑफ रोज है, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ये पूछा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। किसी भी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स कब हो सकते हैं, या तो मैट्रिक्स 4 क्रॉस 2 हो, तो एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 4 इंटू 2 8, है ना। और क्या हो सकता है 2 क्रॉस 4 हो, तब भी 8 हो जाएंगे। और क्या तरीके हैं इसके होने के, क्या अगर मैं 1 क्रॉस 8 मैट्रिक्स लूं
तो उसमें एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 1 to 8, 8 हो जाएंगे। देखो यहाँ लिया था हमने 2 क्रॉस 1 है तो एलिमेंट्स कितने हो गए 2, 1 क्रॉस 3 है तो एलिमेंट्स कितने हो गए 3, है ना। ऐसे ही एक और भी हो सकता है, 8 क्रॉस 1 अगर है मैट्रिक्स तो उसमें भी एलिमेंट्स 8 होंगे। इसके अलावा कोई तरीका है क्या, कैसे पता चलेगा 8 के फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं। तो 8 के जो फैक्टर्स बन सकते हैं वो यही थे, है ना। कौन कौन 8 को डिवाइड करता है, 2 करता है, 4 करता है, फिर 8 करता है। तो इनसे मिलके क्या क्या बन सकता है, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4, और कोई तरीका है नहीं, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर 8 एलिमेंट है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 4 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, ओके। तो ये मैंने आपको नीचे वाला एग्जाम्पल के लिए समझाया था, नीचे वाला जो पार्ट है ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया था, ठीक है। मूविंग ऑन, कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। मैंने क्या बोला था कि मैट्रिक्स क्या होती है, इन जनरल मैट्रिक्स को क्या लिखा जाता है, ए इक्वल टू ए आई जे और m क्रॉस n। तो इसमें ए आई जे है ना, वो क्या है, ए आई जे है, ए आई जे क्या गिवन है, ए आई जे है 1/2 मोड ऑफ i माइनस 3j, ठीक है। आपको 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिखनी है। तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स क्या होगी, पहले वो देखो, देखो 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मीन्स 3 रोज है, 3 रोज है, 2 कॉलम्स है। 3 रोज है तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, a11, दूसरा a12, 1 मीन्स रो है और 2 मीन्स कॉलम है ना, तो 1 2 हो जाएगा। इसका फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है तो a11 हो जाएगा, इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है तो a12 हो जाएगा। 2 ही कॉलम है तो इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रो कितने हैं, 3 है, तो a21, a22, a31, a33, है ना। यही तो होगा, और कुछ हो सकता है क्या। कितनी रो बन गई, 3 रो बन गई और 2 कॉलम्स बन गए, तो 3 रो एंड 2 कॉलम्स है। अब आपको वैल्यू निकालनी है, a11 क्या होगा, देखो a11 इज इक्वल टू हाफ ऑफ i की जगह क्या है 1 है और j की जगह 1 है, तो इसमें i और j की जगह 1 डालो, तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होता है, -2, -2 का मोड क्या होता है 2, 2/2, 1 हो जाएगा, है ना। a1 आ गया, a11 आ गया, a12 निकालो, a12 निकालोगे तो ये भी 1/2 मोड ऑफ i कितना है 1 है, माइनस j कितना है 2, तो 3 इंटू 2 6, 1 माइनस 6 -5, -5 का मोड 5, तो 5/2 क्योंकि 2 आ गया, a12 हो गया। फिर a21 कितना होगा, हाफ ऑफ i कितना है, i2 है, माइनस j कितना है, j1 है, तो 3 इंटू 1 3, ये हो गया 1/2। a22 निकालो, a22 होगा हाफ ऑफ मोड 2 माइनस 2 इंटू 3 6, 4/2 इज इक्वल टू 2। जहाँ पे समझ में नहीं आए आप पूछ लेना, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बेसिक कैलकुलेशन आपको आती ही होगी, है ना। i कितना है 3 है, माइनस j कितना है 3 है, j कितना है 1 है, तो 3 इंटू 1 3, तो 3 माइनस 3 0, 0 का मोड। फिर a32, 3 कैसे आ गया यहाँ पे, ये 32 है ना, a32 है, थर्ड रो सेकंड कॉलम a32 है, तो a32 कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ मोड i कितना है 3 माइनस j 2, 2 इंटू 3 6, तो 3/2 हो जाएगा। बस ये वैल्यूज इसमें डाल दो, आपकी मैट्रिक्स बन गई। a11 कितना है, a11 है 1, a12 है 5/2, a21 कितना है 1/2, a22 कितना है 2, a31 कितना है 0, a32 कितना है 3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ओके। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स बनाने के लिए दी हुई है और ए आई जे दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आई और जे की वैल्यू डालते जाओगे और इस तरह से मैट्रिक्स बना दोगे, ओके। मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं अब हम, कि मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कि इफ नंबर ऑफ रोज, इफ नंबर ऑफ,
ये जो मैट्रिक्स थी ना इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ये थी ना मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। मतलब कि नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इफ नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो अगर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। तो एग्जांपल क्या हो सकता है, ये क्या है, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स है ना। ये सारी रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, सब में 1 है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ रोज 1 होनी चाहिए। रो मैट्रिक्स के बाद आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होना चाहिए। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसको क्या बोलोगे, कॉलम मैट्रिक्स। ये है 102, क्या बोलोगे, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो नंबर ऑफ रो अगर 1 है तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलोगे। तो अगर कोई भी रो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा फिर, अब जैसे इसमें रो कितनी है 1, कॉलम कितने 2, तो पहले हमेशा 1 आएगा, रो मैट्रिक्स है तो उसके ऑर्डर में, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ रो 1 है तो पहले हमेशा 1 आएगा ऑर्डर में। इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 4, है ना, क्योंकि ये सारी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 5, है ना। तो ये सारी रो मैट्रिक्स है, इसलिए फर्स्ट जो m है ना, m क्या आएगा सब में, m आएगा 1। इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, नंबर ऑफ रो कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होगा, n1 होगा सब में, है ना। मूविंग ऑन, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हो जाए तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इफ इन ए मैट्रिक्स A m is equal to n, it is number of rows is equal to number of columns। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोलोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलोगे। जैसे नंबर ऑफ रो कितना है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 2, तो इसको क्या बोलोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह की मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। मूविंग ऑन, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है ना तो क्या हो सकता है, देखो या तो इस तरह की मैट्रिक्स बन जाए, देखो ये हॉरिजॉन्टल लग रही है ना। हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, समझ गए, सिंपल सा कंसेप्ट। तो हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, ये देखो आड़ी पड़ी हुई है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल का क्या कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऐसी कब बनेगी, जब नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज्यादा हो। इसमें रो कितनी है 2 है, कॉलम्स 3 है, तब मैट्रिक्स ऐसी बन जाएगी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, ठीक है। वर्टिकल मैट्रिक्स कैसी होगी, ऐसी हो जाएगी ABCDEF, है ना, खड़ी मैट्रिक्स हो गई, उसको बोलोगे वर्टिकल। और ऐसी मैट्रिक्स कब बनेगी, जब कॉलम्स से रो ज्यादा हो, है ना। सो नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ भी रटने जैसा है ऐसा कुछ नहीं है ना। एक बार बता दिया तो समझ में फिर आ जाएगा आपके और दिमाग में भी रह जाएगी चीज। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स और या जीरो मैट्रिक्स। तो ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि इफ A
आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, मतलब कि इसको मैं सेंटेंस में लिखूं तो इट इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0। है ना, कितनी भी कॉलम है कितनी भी रो है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो उसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ये क्या है, नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है? ये क्या है, नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है? सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए तो उसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे या जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। किसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल पढ़ा होगा, है ना। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। स्क्वायर में डायगोनल क्या होता है, ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है ना। रेक्टेंगल में डायगोनल क्या होता है, ये होता है, ये होता है ना। तो इस तरह से मैट्रिक्स में भी डायगोनल बनेगा फिर तो देखो। अच्छा, मैट्रिक्स किस में डायगोनल बनेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा, दूसरी में बनेगा क्या, वो भी देख लेते हैं अपन। मैंने एक मैट्रिक्स ली जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ए बी सी डी ई एफ, बनेगा मैं मैट्रिक्स इसमें डायगोनल क्या, कैसे बनाओगे इसको? फिर इधर तो इधर आ गया ये तो, है ना। पूरा अंतिम जो एलिमेंट्स थे फर्स्ट और लास्ट उनको तो कनेक्ट नहीं किया, अगर आप उनको कनेक्ट करोगे तो बीच में खाली चला जाएगा फिर, है ना। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को ऐसा बना दूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स को ऐसा बना दूं कि अब देखो, अब इसमें डायगोनल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? देखो बन गया कि नहीं बना, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना। डायगोनल किस में होगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये भी डायगोनल हो जाएगा, ये भी डायगोनल हो जाएगा, है ना। जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल है उसको ये बोल, वो ये होता है ना। तो डायगोनल कौन सी मैट्रिक्स में होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, है ना। और डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कि जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी एलिमेंट्स 0 हो। ठीक है, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। इफ इन ए, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if said to be a diagonal matrix if each element of matrix except diagonal elements except diagonal elements is 0। क्या लिखा है मैंने, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 हो उसको क्या बोलोगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। मैथमेटिकली इसको आप कैसे लिख सकते हो, इट इज ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, कैसे देखो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखो इसमें डायगोनल कौन सा है, ये ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स का कैसे होंगे, A11 A22 A33 A44 A55, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के लिए M और N या I इक्वल टू J होता है ना। तो बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए देखो I J के इक्वल नहीं होगा, यहाँ I2 है J1 है I3 है J1 है
3 है, J2 है, I1 है, J2 है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए आई जे के बराबर नहीं होता है, और डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या होता है, आई जे के इक्वल होता है। तो मैंने क्या बोला है कि ए आई जे मतलब कि जनरल एलिमेंट इस मैट्रिक्स का 0 होगा अगर आई जे के इक्वल नहीं है। आई जे के इक्वल कहाँ पे नहीं होता है, एक तो इन एलिमेंट्स के लिए, दूसरा इन एलिमेंट्स के लिए, है ना। तो वो सारे एलिमेंट्स जिसके लिए आई जे के बराबर नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। आगे समझ में। तो ये सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएंगे तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। बस इतना ही समझना था। डायगोनल एलिमेंट्स में भी कोई 0 हो सकता है, लेकिन उन पे कोई कंडीशन नहीं है ना। तो मैं अगर डायगोनल मैट्रिक्स बनाऊं तो ऐसी बनेगी। ये क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 है। तो इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। आया समझ में। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसमें जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। मूविंग ऑन, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो, अगर डायगोनल मैट्रिक्स से एक चीज में इसमें ऐड कर दूं कि ये जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं ये सारे इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल स्केलर मैट्रिक्स, है ना। इफ या फिर पिछली वाली की तरह ही स्टार्ट करते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बस डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, है ना। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be a स्केलर मैट्रिक्स। देखो मैं साथ में हिंदी में भी बोलता जाता हूं, तो आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स if all diagonal elements are equal। ठीक है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल हो जाएं तो क्या हो जाएगी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ कि जो ए आई जे है ना वो क्या होगा, 0 होगा अगर आई जे के इक्वल नहीं है, और के होगा अगर आई जे के इक्वल है। तो बस बन गई, है ना। अगर मुझे ऐसी मैट्रिक्स बनानी है 3x3 की, तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो मैंने क्या बोला है, आई अगर जे के इक्वल है तो उस एलिमेंट की क्या वैल्यू होगी, के। तो आई जे के इक्वल कहाँ पे होता है, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए होता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे कितने हो गए, के। और आई जे के बराबर नहीं है वहाँ पे 0 है, तो आई जे के बराबर जहाँ नहीं है वहाँ 0 हो जाएगा। तो इस तरह की मैट्रिक्स होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, आया समझ में। तो डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक फॉर्म होता है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स का ही एक फॉर्म है। ये जो स्केलर मैट्रिक्स हमने बनाई, इसमें अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल तो हो गए, अगर सबकी वैल्यू 1 हो तो ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। सो ए स्केलर मैट्रिक्स is said to be a identity matrix if each diagonal element इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं मैथमेटिकली अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रिस ए आई जे इज इक्वल टू, जब आई जे के इक्वल नहीं है तब तो ये 0 ही होगा, अदरवाइज
डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे क्या होने चाहिए, 1 होना चाहिए, बस। आया समझ में? तो इस तरह की मैट्रिक्स अगर मुझे बनानी है सपोज 3x3 की, तो कैसे बनेगी, 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। तो ये क्या है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, 3x3। तो अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n×n, उसको कैसे लिखा जाता है, in से लिखा जाएगा, ठीक है, in से लिखा जाएगा। कोई भी n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको लिखा जाएगा I3 से, ठीक है। ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होती है कि मैट्रिक्स के अंदर ट्रायंगल बन रहा हो, कि कैसे, देखो ABCDEF 0 0 0, तो देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए, और ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ये ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है, ये ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है, ABCDEF 0 0 0, तो ये ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है ना। दोनों का अलग अलग नाम है। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों बोलते हैं, देख के आप समझ में गए होंगे, इसमें ऊपर ट्रायंगुलर बन रहा है, इसमें नीचे ट्रायंगल बन रहा है ना। ट्रायंगल अगर ऊपर बन रहा है तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगल अगर नीचे बन रहा है तो उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स बिलो डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स अबव डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ओके, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये है आपकी अपर ट्रायंगुलर, और ये है आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट से ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, और अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट से नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। चलो देखो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 तरह की, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहले किसको बोलेंगे, इफ इन ए मैट्रिक्स, इफ पूरा लिखने की बजाय मैं आपको समझा दिया तो मैं लिख देता हूं, इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव और बिलो डायगोनल एलिमेंट्स, अगर सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर हैं या नीचे हैं आर 0, तो उसको क्या बोलोगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें अपर ट्रायंगुलर कौन सी होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर कब बोलेंगे, जब डायगोनल एलिमेंट से नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। एलिमेंट्स बिलो डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर 0, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे लिखोगे आप इसको, देखते हैं अभी अपन। और लोअर ट्रायंगुलर कैसे होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स अबव डायगोनल आर 0, एलिमेंट्स अबव डायगोनल आर 0, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि देखो, ये मैट्रिक्स पे आइए, A11 A21
A31 A22 22 कहाँ आएगा यहाँ पे, A12 A22 A32 A13 A23 A33। ये तो हो गया डायगोनल, और डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे उन सब के लिए i इक्वल टू जे होगा, तो A11 है, A22 है, A33 है। डायगोनल से जो ऊपर एलिमेंट्स है ना उनके लिए क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे, i कितना है 1 है, j कितना है 2 है, i 1 है, j 3 है, i 2 है, j 3 है। तो इन सारे एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इन सारे एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, इनके लिए होता है i इज लेस देन j। हो रहा है, देखो i1 है, j2 है, i1 है, j3 है, i2 है, j3 है। तो i हमेशा j से छोटा है। और ये जो डायगोनल से नीचे के एलिमेंट्स है ना, इनके लिए क्या होता है, इनके लिए होता है i ग्रेटर देन j। देख लो आप, i कितना है 2j1 है ना, i ग्रेटर देन j, और i 3j1 i 3j2 है ना। तो नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए i j से बड़ा होता है, और ऊपर के एलिमेंट्स हैं उनके लिए i j से छोटा होता है। तो अब देख लो आप, एलिमेंट्स अगर बिलो डायगोनल जीरो है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a i j इज इक्वल टू 0 कब, डायगोनल से नीचे के एलिमेंट्स के लिए 0 है, और नीचे के एलिमेंट्स के लिए क्या होता है कि i जो होता है वो j से बड़ा है, तो a i j कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके लिए फिर उसका उल्टा हो जाएगा, तो ए आई जे इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर, एक ही तो रो है तो इसमें ये डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई ग्रेटर देन जे, और फॉर एवरी आई लेस देन जे। आई लेस देन जे के लिए ए आई जे सारे 0 होंगे, और आई लेस देन जे कहाँ होता है, अपर साइड में है ना, डायगोनल से ऊपर की साइड में, अबव साइड में। तो अगर ये सारे 0 हो जाएंगे तो ये लोअर ट्रायंगुलर बन जाएगी। तो हमने वही लिखा है, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होना चाहिए, आई लेस देन जे है तो वो सारे ए आई जे 0 होना चाहिए। ओके, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 0 कितने हो सकते हैं, देखो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर n। देखो n ऑर्डर की अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, n ऑर्डर की है ना, A11 A12 से A1n और A21 AN1 से लेके ANN, तो देखो ये कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये कितने हो जाएंगे n। टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे n क्रॉस n की मैट्रिक्स में, तो टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इज इक्वल टू n क्रॉस n इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स में कितने होते हैं, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स 3 होंगे, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स 2 होंगे, तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे, n होंगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने n हो जाएंगे, है ना। अच्छा, डायगोनल का है एक, है ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो गए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो गए, देखो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं n स्क्वायर, डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं n, तो पीछे जो बचे वो नॉन डायगोनल हो गए। नॉन डायगोनल मतलब कि जो डायगोनल पे नहीं है, तो वो कितने हो गए n हो गए। टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर है, डायगोनल एलिमेंट्स n है, तो पीछे जो बचे वो हो जाएंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, उसकी डेफिनेशन मैंने क्या दी थी कि अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल तभी कह लिया जाएगी जब उसको मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो, मतलब कि सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो।
सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, n इंटू एन माइनस वन। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स कितना होता है, n इंटू एन माइनस वन। तो इतने एलिमेंट्स मिनिमम जीरो होने चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, डायगोनल मैट्रिक्स। तो मिनिमम n ऑर्डर की मैट्रिक्स में कितने जीरो होंगे, तो ये तो सारे जीरो हो जाएंगे, ये सारे जीरो हो जाएंगे, मतलब कि सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, तभी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। और n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, कितने होंगे, n इंटू एन माइनस वन या n स्क्वायर माइनस एन। तो ये सारे एलिमेंट्स जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सब जीरो होंगे, तभी आप मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। तो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम कितने जीरो हो सकते हैं, एन स्क्वायर। मिनिमम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स में भी तो कोई जीरो हो सकता है ना, उस पर तो कोई कंडीशन नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो होने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इतने हैं तो ये सारे जीरो होने चाहिए। ये तो हुई डायगोनल मैट्रिक्स की बात है। फिर है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कितने होंगे, जीरो। देखो ध्यान देना, इन ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देखो अपर ट्राइंगुलर है या लोअर ट्राइंगुलर है, दोनों की एक ही बात है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, एन स्क्वायर। डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, एन। तो नॉन डायगोनल इधर के और इधर के मिला के कितने बचे, एन स्क्वायर माइनस एन, है ना। तो एन स्क्वायर माइनस एन कौन से हैं, आधे ये आधे ये। तो कोई भी मैट्रिक्स ट्राइंगुलर कब होगी, जब या तो ये सारे जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगी, लोअर ट्राइंगुलर, या ये सारे जीरो हो जाए तो बनेगी अपर ट्राइंगुलर, है ना। तो ये और ये दोनों बराबर है और मिला के कितने हैं, एन स्क्वायर माइनस एन। तो इनमें से एक भी जीरो हो जाएंगे, मतलब कि या तो ये सारे जीरो हो जाएं या ये सारे जीरो। तो इनमें से आधे जीरो हो गए, मतलब कि ये वाले या ये वाले, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके आधे कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो कम से कम इतने एलिमेंट्स जीरो हो या ये एलिमेंट सारे जीरो। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं, ये सारे जीरो हो जाएं या ये सारे जीरो हो जाए। तो ये कितने हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे इतने हुए, इसके आधे ये हुए और आधे ये हुए, तो ये आधे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब कही जाएगी, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल तभी कही जाएगी कि जब दोनों का पहली चीज तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर इज इक्वल, है ना। अगर मैट्रिक्स इक्वल है ना तो ऑर्डर तो इक्वल होना ही चाहिए, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर आई ऑल आई एंड जे। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है ना तो उसका जनरल एलिमेंट्स क्या है, ए आई जे, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। तो जो बी मैट्रिक्स है ना वो भी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, उसका जनरल एलिमेंट क्या है, बी आई जे, और वो भी एम क्रॉस एन की होनी चाहिए। तो इसका जनरल एलिमेंट है ना ए आई जे बी के जनरल एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए जब आई और जे इक्वल हैं तब। मतलब आई और जे, इसका आई और इसका जे सेम है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि A11 B11 के इक्वल होगा, A12 B12 के इक्वल होगा, A13 B13 के इक्वल होगा। इसका कहने का मतलब ये है, इस तरह से, है ना। A21 B21 के इक्वल होगा, इस तरह से चलेगा। आया समझ में। तो अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है A B C D E F, अगर मैं पूछूं कि ये मैट्रिक्स 1 2 3 4 इसके इक्वल हो सकती है क्या, नहीं होगी, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो सबसे पहले ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, तो पहले ऑर्डर इक्वल करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। ऑर्डर इक्वल होगा तभी देखेंगे कि मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो दोनों का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो ए की वैल्यू कितनी है, तो ये ए जो है ना ये 1 के इक्वल होगा। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो ए 1 होगा,
बी इक्वल टू 2 होगा, सी इक्वल टू 3 होगा, डी इक्वल टू 4 होगा, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही इक्वल होंगे, है ना। ई इक्वल टू 5 होगा और एफ इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके ऑर्डर इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है या एडिशन होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। कि जैसे हमने ये मैट्रिक्स लिखी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब आपको पता है कि ये मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का अगर इसका नाम ए है तो इस मैट्रिक्स ए का ट्रेस क्या होगा? ए प्लस ई प्लस आई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एलिमेंट्स क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है ना, वही उस मैट्रिक्स का क्या होता है? ट्रेस होता है, ठीक है। ये कुछ कंडीशन है कि अगर मैट्रिक्स में लेमडा मल्टीप्लाई किया जाए और लेमडा उसके ट्रेस में मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों चीज़ें बराबर है। तो वो हम देखेंगे आगे जब ये मैट्रिक्स का एडिशन है तो ये एडिशन देखेंगे और लेमडा देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, तब हम आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगी। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो नीचे की, तो ये तब समझ में आ जाएगी आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है क्या? देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है? इस तरह की होती है। जैसे मैं I3 लिखूं तो क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह की मैट्रिक्स होती है। और स्केलर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है? स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। तो ये भी तो इस डायगोनल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो है एक चीज़, तो इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। और डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल है तो ये स्केलर भी है ना। तो इसका मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। बिल्कुल सही बात है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो जरूरी नहीं है। जैसे मैं स्केलर मैट्रिक्स एक लिखूं 2 0 0 2, ये आइडेंटिटी है क्या? नहीं है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे तभी मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलूँगा। अगर यहाँ पे 1 0 0 1 होता तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती। अभी क्या है कि ये स्केलर मैट्रिक्स तो है क्योंकि डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो है और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स तो है लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो ये तो गलत हो गया सेकंड वाला। फिर क्या है? एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हर एक डायगोनल मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज 1 इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गलत बात है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सारे एलिमेंट्स 1 है उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलोगे? नहीं, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स 0 और सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, इन अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दे रखी है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल सिंपल होता है। नंबर ऑफ रो कितनी है? 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 1 2 3 4, बस। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना हो गया? 3 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 3 क्रॉस 4 2 इक्वल टू 12। फिर द राइट द एलिमेंट्स A13। A13 मतलब कि फर्स्ट रो का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये कितना है? हो जाएगा आपका 19। A21 इज 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम √3। फिर है A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 1। A23 इज सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ दिस इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C X Y Z। अब ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो A B C X Y Z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। देखो x + 3 किसके बराबर होगा? पहले देखो दोनों का ऑर्डर इक्वल है ना, 3 क्रॉस 3, दोनों 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर इक्वल है। अब ये अगर मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो ये तभी होंगी जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों।
ठीक है, तो x प्लस थ्री किसके इक्वल होगा, 0 के, तो x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ओके, फिर y की निकालनी है, तो ये देखो 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो मैं 2y को इधर लाऊं तो 3y माइनस 2y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव का, और 7 नेगेटिव का, तो -5, y इक्वल टू -5 आ गया। ठीक है, फिर z निकालना है, तो z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो z इक्वल टू कितना आ गया, 2 हो गया। x y z निकल गया, फिर क्या निकलना है, a b c, a माइनस 1 इज इक्वल टू -3, a माइनस 1 इज इक्वल टू -3, तो a कितना आ गया, -2, b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, b माइनस 1 इज इक्वल टू b माइनस 3, b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, तो b इधर लाऊंगा तो कितना बन जाएगा, b, 2b माइनस b बन जाएगा, -4 -3 तो माइनस का 7। फिर c के लिए किस एलिमेंट्स को इक्वल करूं कि c मिल जाए, 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2c कितना हो जाएगा, -2, और c कितना हो जाएगा, -2/2 मीन्स -1। आगे सबकी वैल्यू, ओके, x y z a b c। ओके, moving on, if a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने, चलो करते हैं। फिर क्या है कि व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, पहले हम 24 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात करते हैं। 24 एलिमेंट्स है तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, देखो 1 क्रॉस 24 हो सकता है, 24 क्रॉस 1 हो सकता है ऑर्डर, ठीक है। फिर 2 पे आते हैं तो क्या हो सकता है, 2 इंटू 12 हो सकता है, 12 इंटू 2 हो सकता है। फिर 3 क्रॉस 8 हो सकता है, और 8 क्रॉस 3 हो सकता है। फिर 4 क्रॉस 6 हो सकता है, 6 क्रॉस 4 हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या, बस इतने ही हो सकते हैं, है ना। तो ये ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिक्स के। अगर 13 एलिमेंट्स है ना, तो आप 13 को रो इंटू कॉलम के मल्टीपल में लिखोगे तो 13 की ज़्यादा फैक्टर है ही नहीं, या तो 1 क्रॉस 13 होगी या 13 क्रॉस 1 होगी। और कोई दो नंबर है जिनका मल्टीपल 13 हो रहा हो, नहीं होता है ना। और कोई दो जिनका दो का प्रोडक्ट 13 हो रहा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है फिर, है ना। 1 और 13 ही है। तो 13 एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स के, तो उसके ऑर्डर दो ही पॉसिबल है, 1 क्रॉस 13 हो या 13 क्रॉस 1 हो। मतलब कि या तो रो मैट्रिक्स होगी या कॉलम मैट्रिक्स होगी। ओके, मूविंग ऑन, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ये बोल रहा है कि x और y की क्या वैल्यू है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ये MCQ है, फटाफट कर लेते हैं। 3x प्लस 7 कितना है, 0 के बराबर है, तो 3x किसके बराबर है, -7, तो x इक्वल टू -7/3। x इक्वल टू -7/3 है कहीं पे, नहीं है, तो बस नहीं होगा तो सही। ऐसा कैसे होगा, देखो 3x प्लस, नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी। पहले एलिमेंट्स को पहले से किया इक्वल, फिर 5 को मैंने y-2 से किया, तो y-2 इज इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। पूरा देखते जाइए, यहाँ पे थोड़ा गेम अलग हो रहा है। y प्लस 1 कितना है, 8 है, तो y प्लस 1 कितना है, 8 है, तो यहाँ से y कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ भी y 7 है, यहाँ भी y 7 है, तो y की दो तो वैल्यू नहीं आ रही है, फिक्स आ रही है कि y की 7 विच इज करेक्ट। अगर मैं इसको इसके मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वल करता हूँ, तो 2 - 3x कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ से 3x कितना हो जाएगा, 2 - 4, 2 - 4 इज -2, तो यहाँ से x कितना हो गया, -2/3। ये तो पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ x आ रहा है -7/3 या -2/3, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, y तो आ गया 7, बट x कहीं पे -2/3 आ रहा है और कहीं पे आ रहा है -7/3। तो x और y की
कहने का मतलब है एक्स और वाई की कोई ऐसे फिक्स वैल्यू नहीं मिली जिसके लिए ये मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। अगर आप x की वैल्यू -2/3 रखोगे तो ये तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। और अगर x की वैल्यू -7/3 रखोगे तो ये इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होगा। सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। मूविंग ऑन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3x3 विच ईच एंट्री 0 और 1। कितनी मैट्रिक्स हो सकती है, ध्यान देना, कितनी मैट्रिक्स हो सकती है जिसकी सारी एंट्री क्या हो, 0 हो या 1 हो। कितनी एंट्री होंगी इसमें, देखो 3x3 की है ना, तो 9 एंट्रीज होंगी टोटल, है ना, टोटल 9 एंट्रीज होंगी। तो मैट्रिक्स ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें हर एक एंट्री क्या है, या तो 0 है या 1 है। देखो बनाने बैठोगे ना तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। 0 से स्टार्ट करो, सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, नल मैट्रिक्स, फिर बाकी सारे 0 किया, एक को 1 किया, फिर बाकी सारे 0 किया, एस को 1 किया, बाकी सारे 0 किया, एस को 1 किया, बाकी सारे 0 किया, एस को 1 किया, बाकी 0 किया, एस को 1 किया, है ना, फिर 2 को 1 किया, फिर 3 को 1 किया, ऐसे करके लास्ट में जाके सारे 1 हो जाएंगे, है ना। आपने स्टार्ट किया था सारे 0 से, लास्ट में गए तो सारे 1 हो गए। वो तरीका है, लेकिन उतना टाइम नहीं है। उतना अगर आप क्वेश्चन करने बैठोगे इतना सिंपल सा एग्जाम में, तो आपके फिर एग्जाम में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा पूरे, ठीक है। तो इसका मतलब वो तरीका तो नहीं हो सकता। फिर क्या तरीका है करने का, देखो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1, 0 और 1, है ना। बी की वैल्यू भी देखो क्या हो सकती है, 0 और 1। सी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1। हर एक के पास कितनी है, 0 और 1। So each element has 2 choices. Each element has 2 choices. ठीक है, हर एक एलिमेंट पे पास कितनी चॉइस है, 2 है। 0 या 1 हो, 0 या 1 हो, 0 या 1 हो, सबके लिए। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 9 एलिमेंट्स है। तो टोटल 9 एलिमेंट्स के पास कितनी चॉइस होंगी, टोटल 9 एलिमेंट्स हैव कितनी चॉइस होंगी, पहले के पास 2 चॉइस, दूसरे के पास 2, तीसरे के पास 2, सबके पास 2, टोटल कितने 9 है। तो 2 to the power 9, 2 to the power 9 कितना होता है, 2 to the power 10 कितना, 1084, 1028, 1028 का हाफ 512, यही होता है, यही हुआ। सो दिस इज द आंसर। ये कैसे आया, ये होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। आप पढ़ोगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की स्टार्टिंग में एक चीज़ आएगी जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। काउंटिंग का प्रिंसिपल होता है, उसमें ये होता है कि अगर आपके पास 3 डिजिट का लॉक है, आपको पता नहीं है उसका कोड क्या है, आपको खोलना है, तो इसके टोटल कितने अटेम्प्ट लगेंगे मैक्सिमम। इसको आप 0 से लेके 9 तक ले जाओगे, इसको 0 से 9 तक, इसको 0 से 9 तक, है ना। तो टोटल देखो आप 0 0 0 से लेके 999 तक जाओगे ना, तो टोटल कितने हो गए, 1000 नंबर हो गए ना। 1 से 999 तक 999 और 1 0 0, तो टोटल 1000 हो गए ना। तो ये 1000 कैसे आता है, देखो इसके कितने चॉइसेस है, 10। इस डिजिट के कितने चॉइसेस है, 10। 10 कैसे, 0 से लेके 9, ये भी 0 से 9 कुछ भी हो सकती है, और ये तीसरी वाली है, ये भी 0 से 9 कुछ भी हो सकती है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनता है 1000। तो इसीलिए ये होता है 1000। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग। ये पढ़ते हैं हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चंस। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, है ना, मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो। चलिए, थैंक यू।